इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020 में अकाउंटेंसी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं। 2020 में टोटल 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कोई भी 50 क्वेश्चन बनाना था। क्वेश्चन 1, ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि होता है। पूंजीगत हानि, आयगत हानि, दायित्वों में कमी, इनमें से कोई नहीं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज कॉल्ड कैपिटल लॉस, रिवेन्यू लॉस, डिक्रीज इन लायबिलिटी, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा पूंजीगत हानि, कैपिटल लॉस। इस क्वेश्चन पेपर में कई एमसीक्यू के ऑप्शन में पहले से टिक लगा हुआ है, जो कि गलत भी हो सकता है क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर किसी स्टूडेंट से लिया गया है। ये अभी जो ऑप्शन टिक करेंगे वो सही होगा। क्वेश्चन 2, फर्म के विघटन पर संपत्तियों का विक्रय मूल्य लिखा जाता है। वसूली खाता के डेबिट पक्ष में, वसूली खाता के क्रेडिट पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। Amount realized from sale of asset on dissolution of firm is recorded in debit side of realization account, credit side of realization account, liability side of balance sheet, asset side of balance sheet। इसका आंसर होगा वसूली खाता के क्रेडिट पक्ष में, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अगर इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य के जगह पुस्तक मूल्य मतलब अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल के जगह बुक वैल्यू दिया रहता तो आंसर वसूली खाता के डेबिट पक्ष में, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट करते। क्वेश्चन 3, विविध लेनदार 8,000 रुपया के थे, उन्हें 5% छूट पर भुगतान किया गया, वसूली खाते को डेबिट किया जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹8,000, they were paid at a discount of 5%, realization account will be debited by 8,000, 7,600, 400, 8,400। इसका आंसर होगा 7,600, क्योंकि डिस्काउंट 8,000 का 5% 400 रुपया होगा और अमाउंट पेड 8,000 में 400 रुपया डिस्काउंट का घटाएंगे तो 7,600 रुपया होगा। क्वेश्चन 4, संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाएगा वसूली खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में, बैंक खाते में, इनमें से कोई नहीं। द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा साझेदारों के पूंजी खाते में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 5, नए साझेदार के प्रवेश से क्या बढ़ जाता है। चालू दायित्व, अस्थायी दायित्व, चालू अनुपात, इनमें से कोई नहीं। What increase at the time of admission of a new partner, current liability, fixed liability, profit sharing ratio, none of these। इसका आंसर होगा लाभ अनुपात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन 6, सी को लाभ में 1/4 भाग देकर शेष लाभ ए और बी बराबर अनुपात में बांटते हैं। नया लाभ अनुपात होगा गिविंग सी 1/4 share in profit and balance of profit is shared by A and B equally. The new profit sharing ratio will be 2:3:1, 1:1:1, 3:3:2, 3:4:1। इसका आंसर होगा सी, क्योंकि अगर प्रॉफिट 1 रुपया मानते हैं और सी का शेयर 1/4 है तो रिमेनिंग प्रॉफिट 1 में 1/4 माइनस करने पर 3/4 बचेगा। अब ए का शेयर जब निकालेंगे तो ये 3/4 जो बचा, इसको ए और बी के बीच में इक्वल बांटना है, तो 3/4 का 1/2 ए का शेयर होगा, मतलब 3/8, और बी का भी यही 3/4 का 1/2 निकालेंगे। दो लोगों में जब बांटना है किसी भी चीज़ को तो 1/2 1/2 कर देंगे उसका।
तो दोनों को 3/8 और 3/8 मिलेगा, ए और बी दोनों को इक्वल। अब ऐसे में न्यू रेशियो हो जाएगा, ए का शेयर पहले लिख लेंगे 3/8, फिर बी का 3/8 और सी का 1/4। अब इन दोनों के नीचे 8 है, इसके नीचे 8 नहीं है, तो एलसीएम लेकर के 8 कर देंगे। ऐसे में इसका 3 रहेगा, इसका 3 रहेगा, लेकिन इसका 2 हो जाएगा, तो न्यू रेशियो 3, 3, 2 आएगा। क्वेश्चन 7, एक्स, वाई और जेड लाभ हानि 1/3, 1/3, 1/3 अनुपात में बांटते हैं। जेड की मृत्यु हो जाती है, एक्स और वाई का नया लाभ अनुपात होगा। एक्स, वाई एंड जेड शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3/1, 1/3, 1/3, 1/3। जेड डाइज, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड विल बी। इसका आंसर होगा बी, क्योंकि 1/3, 1/3, 1/3 का मतलब हुआ 1, 1, 1। इसमें से जेड डेथ कर गया तो उसका शेयर हटा देंगे, तो बचेगा 1 और 1, मतलब कि 1/2, 1/2। क्वेश्चन 8, तरल अनुपात प्राप्त होता है तरल संपत्ति को ... भाग देने पर। दीर्घकालीन दायित्व से, चल दायित्वों से, केवल लेनदारों से, इनमें से कोई नहीं। लिक्विड रेशियो इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग क्विक एसेट्स बाय लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स ओनली, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा चल दायित्वों से, करेंट लायबिलिटीज, क्योंकि लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज। बात यह भी याद रखना चाहिए कि लिक्विड रेशियो को क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। कभी कभी यह भी पूछ दिया जाता है कि लिक्विड रेशियो इज ऑल्सो नोन एज, या फिर क्विक रेशियो इज ऑल्सो नोन एज, तो तीनों नाम याद रहेगा तो आंसर कर पाएंगे। एक बात यह भी याद रखना चाहिए कि आइडियल लिक्विड रेशियो 1:1 होता है। इसी तरह आइडियल करेंट रेशियो पूछा जाए तो 2:1 बताएंगे। क्वेश्चन 9, एक कंपनी की मूर्त संपत्तियां 4 लाख रुपया से बढ़कर 5 लाख रुपया हो गई, इसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? Tangible assets of a company increased from 4 lakh to 5 lakh. What is the percentage of change? 20%, 25%, 33%, 50%। इसका आंसर होगा 25%, कि परसेंटेज चेंज इक्वल टू होता है चेंज बाय प्रीवियस फिगर इनटू 100। तो यहाँ पर चेंज हुआ 1 लाख रुपए का, ऊपर में 1 लाख, प्रीवियस फिगर है 4 लाख रुपया, नीचे 4 लाख इनटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 25% आएगा। क्वेश्चन 10, तुलनात्मक वित्तीय विवरण दर्शाते हैं एक संस्था की आर्थिक स्थिति, एक संस्था की उपार्जन शक्ति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंसर्न, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ कंसर्न, ए और बी दोनों, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन 11, ऋण पत्र है, ऋण का प्रमाण पत्र, नगद का प्रमाण पत्र, साख का प्रमाण पत्र, इनमें से कोई नहीं। डिवेंचर इज अ लोन सर्टिफिकेट, कैश सर्टिफिकेट, क्रेडिट सर्टिफिकेट, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ऋण का प्रमाण पत्र, लोन सर्टिफिकेट। क्वेश्चन 12, एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है, प्राकृतिक व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति, साझेदारी फर्म, इनमें से कोई नहीं। अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज अ या फिर एन नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन। क्वेश्चन 13, वित्तीय विवरण प्रदर्शित करते हैं मौद्रिक सूचनाएं, गुणात्मक सूचना, अमौद्रिक सूचना, इनमें से सभी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजेज मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा मॉनेटरी इंफॉर्मेशन।
क्वेश्चन 14, ए, बी और सी एक फर्म में समान साझेदार हैं। बी अवकाश ग्रहण करता है। ए और सी फर्म के लाभ को 5:4 के अनुपात में बांटने का निश्चय किया। प्राप्ति अनुपात होगा। A, B and C are equal partner in a firm. B retires and the partner A and C decided to share profit in ratio of 5:4. Gaining ratio will be, इसका आंसर होगा A 2:1, क्योंकि पार्टनर A B C का ओल्ड रेशियो है 1:1 और न्यू रेशियो है 5 और 4। न्यू रेशियो में बी का नहीं होगा क्योंकि बी रिटायर कर गया। न्यू रेशियो सिर्फ ए और सी का है। और गेनिंग रेशियो इक्वल टू होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए का न्यू रेशियो होगा 5/9, 5 और 4 9, ऊपर में 5, और ओल्ड रेशियो होगा 1/9, ए का 1/3, 1 3 होगा नीचे। अब इसका भिन्न का घटाव बनाएंगे तो 2/9 आएगा। फिर ऐसे ही सी का न्यू कितना होगा 4/9 और ओल्ड कितना होगा सी का 1/3। अब इसका भिन्न का घटाव बनाएंगे तो 1/9 आएगा। तो ए और सी का गेनिंग रेशियो 2:1 होगा। गेनिंग रेशियो सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर का ही कैलकुलेट किया जाता है, जो रिटायर कर गया उसका नहीं। तो यहाँ पे ए और सी बच गया है, रिमेनिंग पार्टनर है। तो यही दोनों का न्यू गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ओल्ड ये न्यू माइनस ओल्ड कर करके फार्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। पहले तो फार्मूला याद रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सिर्फ फार्मूला ही पूछ दिया जाता है कि गेनिंग रेशियो इक्वल टू, भाई फार्मूला क्या होता है, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन 15, साझेदारों का चालू खाता दिखाता है नाम शेष जमा शेष दोनों में से कोई भी एक, इनमें से कोई नहीं। द करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर शोज डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, आइदर ऑफ टू, नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा दोनों में से कोई भी एक, आइदर ऑफ टू। क्वेश्चन 19, आय व्यय खाता तैयार किया जाता है साझेदारी फर्म द्वारा, बैंक के द्वारा, क्लब द्वारा, कंपनी द्वारा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म, बैंक, क्लब, कंपनी। इसका आंसर होगा क्लब द्वारा, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है और क्लब एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म, बैंक, कंपनी ये सब प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। 17, एक फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म इज। इसका आंसर होगा सी 50। इंडियन कंपनीज रूल 2014 लागू होने के पहले पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर को लेकर दो कंसेप्ट था। जनरल पार्टनरशिप फर्म में 20 और बैंकिंग पार्टनरशिप फर्म में 10। लेकिन इंडियन कंपनीज रूल 2014 लागू होने के बाद पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के लिए सिर्फ एक कंसेप्ट है और वो है 50। अब पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर 50 होता है। क्वेश्चन 18, तीन साझेदारों का बराबर लाभ अनुपात है। इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3 पार्टनर इज। इसका आंसर होगा सी 1/3, 1/3, 1/3, क्योंकि तीन साझेदारों का बराबर अनुपात मतलब 1:1:1 होगा। इसी को 1/3, 1/3, 1/3 भी लिखा जा सकता है, जो कि ऑप्शन सी में है। इसी तरह अगर दो साझेदारों का बराबर अनुपात पूछा जाए तो 1:1 होगा, मतलब 1/2, 1/2। 4 साझेदारों का बराबर अनुपात पूछा जाए तो 1:1:1:1 होगा, मतलब 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। क्वेश्चन 19, निम्न में कौन लाभदायकता अनुपात नहीं है।
सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात, चालू अनुपात, संचालन अनुपात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, करेंट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। इसका आंसर होगा चालू अनुपात, करेंट रेशियो। हम लोग को पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग रेशियो को 4 भागों में बांटा जाता है: लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। फिर इन सब के अंदर कई रेशियो होते हैं, जैसे लिक्विडिटी रेशियो में 2 मेन रेशियो है, करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। फिर सॉल्वेंसी रेशियो में है डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। टर्नओवर रेशियो में हो गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हो गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब। क्वेश्चन 20, साझेदारी समझौता हो सकता है मौखिक, लिखित, मौखिक या लिखित, इनमें से सभी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल, रिटेन, ओरल और रिटेन, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा मौखिक या लिखित, ओरल और रिटेन। क्वेश्चन 21, फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाता के किस पक्ष में लिखा जाता है? डेबिट पक्ष में, क्रेडिट पक्ष में, न ए और न बी, इनमें से सभी। At the time of dissolution of firm, book value of assets is recorded in which side of realization account? Debit side, credit side, neither A nor B, all of these। इसका आंसर होगा डेबिट पक्ष में, डेबिट साइड। अगर इस क्वेश्चन में एसेट्स के जगह लायबिलिटीज दिया रहता तो आंसर क्रेडिट पक्ष में, क्रेडिट साइड करते। क्वेश्चन 22, निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है? रोकड़ खाते के शेष को, लाभ हानि खाते के शेष को, संपत्तियों के बिक्री से प्राप्त राशि को, संचयों को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट? बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स रिजर्व। इसका आंसर होगा संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि को, अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स। क्वेश्चन 23, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है आर्थिक चिट्ठा से, लाभ हानि खाता से, अतिरिक्त सूचनाओं से, इनमें से सभी। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। 24, निम्न में कौन एक गैर रोकड़ मद नहीं है? नगद बिक्री, ख्याति का अपलेखन, ह्रास, अपर्याप्त ऋणों के लिए प्रावधान। Which one of the following is not a non-cash item? Cash sales, goodwill written off, depreciation, provision for bad debt। इसका आंसर होगा कैश सेल्स। क्वेश्चन 25, आय विवरण क्या दर्शाता है? पुस्तकों की शुद्धता, एक निश्चित अवधि का लाभ हानि, रोकड़ बही का शेष, इनमें से कोई नहीं। What is shown by the income statement? Accuracy of books of account, profit and loss for a certain period, balance of cash book, none of these। इसका आंसर होगा एक निश्चित अवधि का लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अ सर्टेन पीरियड। कि इनकम स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। 26, सिंकिंग फंड एक हिस्सा है अस्थाई दायित्व का, चालू दायित्व का, अस्थाई संपत्ति का, संचय एवं आधिक्य का। सिंकिंग फंड इज अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट, रिजर्व एंड सरप्लस। इसका आंसर होगा संचय एवं आधिक्य, रिजर्व एंड सरप्लस। 27, साझेदारों का दायित्व होता है साझेदारी अधिनियम द्वारा निर्धारित, असीमित, सीमित, इनमें से कोई नहीं।
Liability of partners is determined by Partnership Act, unlimited, limited, none of these। इसका आंसर होगा असीमित, अनलिमिटेड। 28 विविध देनदार 80,000 रुपये को 5% छूट पर वसूली की गई वसूली खाते को क्रेडिट किया जाएगा। सन्डी डेटर ऑफ ₹80,000 वर रियलाइज्ड एट 5% डिस्काउंट। रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाई 64,000, 76,000, 63,000, 65,000। इसका आंसर होगा 76,000, क्योंकि डिस्काउंट कितना हो जाएगा 80,000 रुपये का 5% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट 4,000 रुपये हो जाएगा। और अमाउंट रियलाइज कितना, तो 80,000 रुपये में 4,000 रुपये डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो 76,000 रुपया मिलेगा डेटर से। 29 उधार और संग्रह नीतियों के मूल्यांकन में उपयोगी है। औसत भुगतान अवधि, चालू अनुपात, औसत संग्रह अवधि, इनमें से कोई नहीं। यूजफुल इन इवेल्युएटिंग क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसीज आर एवरेज पेमेंट पीरियड, करेंट रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा औसत संग्रह अवधि, एवरेज कलेक्शन पीरियड। इस क्वेश्चन में कलेक्शन के जगह पेमेंट दिया रहता तो आंसर एवरेज पेमेंट पीरियड करते। 30 पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती हैं। आय व्यय खाता में, स्थिति विवरण में, लाभ हानि खाते में, इनमें से कोई नहीं। ऑल रिसिप्ट्स ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा स्थिति विवरण में, बैलेंस शीट। अगर कैपिटल नेचर के जगह रिवेन्यू नेचर दिया रहता तो आंसर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता। 1 चल अनुपात 1:2, चल दायित्व 25,000 तो चल संपत्ति का मूल्य होगा। करेंट रेशियो 1:2, करेंट लायबिलिटी 25,000, देन करेंट एसेट्स विल बी। इसका आंसर होगा 12,500, क्योंकि करेंट रेशियो कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है करेंट एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटी। और यहाँ पर करेंट रेशियो 1:2 दिया हुआ है, मतलब 1/2 हो जाएगा। करेंट एसेट्स नहीं दिया हुआ, यही कैलकुलेट करना है। करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है 25,000। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 और यहाँ पर 2CA होगा, जो कि A फिर नीचे आ जाएगा, मतलब करेंट एसेट्स इक्वल टू 25,000/2 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 12,500 रुपया आएगा। 32 कंपनी का वार्षिक रिपोर्ट निर्गत किया जाता है संचालकों के लिए, प्रबंधक के लिए, अंशधारियों के लिए, अंकेक्षकों के लिए। एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय कंपनी फॉर डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, ऑडिटर्स। इसका आंसर होगा अंशधारियों के लिए, शेयर होल्डर्स। 33 वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल होता है आलोचना एवं विश्लेषण, तुलना एवं प्रवृत्ति अध्ययन, निष्कर्ष निकालना, इनमें से सभी। Interpretation of financial statements includes criticism and analysis, comparison and trend study, drawing conclusion, all of these। इसका आंसर होगा इनमें से सभी, all of these। 34 एक क्लब द्वारा क्रिकेट मैच के लिए प्राप्त चंदा माना जाता है आयगत प्राप्ति, संपत्ति, उपार्जित आय, पूंजीगत प्राप्ति। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय अ क्लब फॉर क्रिकेट मैच इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट, एसेट, अर्न इनकम, कैपिटल रिसिप्ट। इसका आंसर होगा पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसिप्ट। अगर फॉर क्रिकेट मैच नहीं दिया रहता, मतलब सिर्फ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय क्लब इज ट्रीटेड एज पूछा जाता, तो आंसर रेवेन्यू रिसिप्ट करते, क्योंकि यहाँ पर सब्सक्रिप्शन एक विशेष कार्य क्रिकेट मैच करवाने के लिए प्राप्त किया गया है, इसलिए यह कैपिटल रिसिप्ट होगा। 35 सामान्य लाभ पर औसत लाभ का आधिक्य कहलाता है
अधिलाभ, निश्चित लाभ, सामान्य लाभ, सामान्य लाभ। द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, फिक्स्ड प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। इसका आंसर होगा अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट। हम लोग को पता होना चाहिए कि सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हम लोग को ये फार्मूला भी याद रहना चाहिए क्योंकि MCQ में 2 या 3 बार सुपर प्रॉफिट का फार्मूला भी पूछा गया है। क्वेश्चन 36, निम्न में से कौन सा गैर संचालन व्यय है? किराया, बिक्री व्यय, मजदूरी, मशीनरी विक्रय पर हानि। Which of the following is non-operating expenses? Rent, selling expenses, wages, loss on sale of machinery। इसका आंसर होगा डी, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस उस एक्सपेंस को कहते हैं जो कभी कदाल होता है, जिसका अमाउंट और टाइम फिक्स नहीं होता है, जो इरेगुलर नेचर का होता है, जिसके न होने पर भी बिजनेस के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट। क्वेश्चन 37, ऋण पत्र प्रतिनिधित्व करता है संचालकों का कंपनी में हिस्सा, समता अंशधारियों द्वारा निवेश, कंपनी का दीर्घकालीन ऋण, इनमें से कोई नहीं। डिवेंचर रिप्रेजेंट्स डायरेक्टर शेयर इन अ कंपनी, इन्वेस्टमेंट बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट ऑफ कंपनी, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा सी, क्योंकि डिवेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एक पब्लिक कंपनी के द्वारा पब्लिक से लंबे टाइम के लिए गए लोन के बदले में प्रूफ के तौर पर दिया जाता है। क्वेश्चन 38, एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है सीमित, असीमित, स्थिर, परिवर्तनशील। The liability of members in a company is limited, unlimited, stable, fluctuating। इसका आंसर होगा ए, सीमित। अगर इस क्वेश्चन में कंपनी के जगह पार्टनरशिप दिया रहता तो आंसर अनलिमिटेड होता। क्वेश्चन 39, संपत्तियों का खाता है व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र खाता, वास्तविक खाता, इनमें से कोई नहीं। एसेट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा वास्तविक खाता, रियल अकाउंट। अगर इस क्वेश्चन में एसेट के जगह लायबिलिटी या कैपिटल दिया रहता तो आंसर पर्सनल अकाउंट करते, और अगर एसेट के जगह इनकम, एक्सपेंस, लॉस, गेन दिया रहता तो आंसर नॉमिनल अकाउंट करते। क्वेश्चन 40, निम्न में से कौन सा अलाभकारी संस्थान है? बिहार अकादमी परिषद, टाटा स्टील, एयर इंडिया, जेट एयरवे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन? बिहार अकेडमी काउंसिल, टाटा स्टील, एयर इंडिया, जेट एयरवे। इसका आंसर होगा ए, क्योंकि टाटा स्टील, एयर इंडिया, जेट एयरवे ये तीनों प्रॉफिट कमाने वाली संस्था है, लेकिन बिहार अकेडमी काउंसिल प्रॉफिट न कमाने वाली संस्था है। 41, जब्त अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अंशहरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। लाभ हानि खाते में, पूंजी संचय खाते में, सामान्य संचय खाते में, इनमें से कोई नहीं। बैलेंस ऑफ फॉर फ्यूचर शेयर अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा बी। 42, स्थिति विवरण क्या दर्शाता है? लेखांकन की शुद्धता, एक निश्चित अवधि का लाभ या हानि, निश्चित तिथि पर वित्तीय स्थिति, इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज शोन बाय बैलेंस शीट? accuracy of accounts, profit or loss of a specific period, financial position of a specific date, none of these। इसका आंसर होगा सी।
43 ऋण पत्र पर ब्याज होता है। डिवेंचर कैरीज इंटरेस्ट एट 12%, 10%, फिक्स्ड रेट 8%। इसका आंसर होगा फिक्स्ड रेट। ये डिवेंचर पर इंटरेस्ट का रेट फिक्स्ड होता है, वो कुछ भी हो सकता है, 12%, 10%, 8%, 15%, कुछ भी हो सकता है। इसलिए डिवेंचर पर इंटरेस्ट का रेट फिक्स्ड होता है, ऐसा कहा जाएगा। 44 साझेदारी अनुबंध बनाना है, अनिवार्य, ऐच्छिक, अंशतः अनिवार्य, इनमें से कोई नहीं। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कंपलसरी, वॉलंटरी, पार्टली कंपलसरी, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ऐच्छिक, वॉलंटरी, क्योंकि बिना एग्रीमेंट बनाए हुए भी पार्टनरशिप के रूप में बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है और चलाया भी जा सकता है। सरल अनुपात को नाम से भी जाना जाता है, चालू अनुपात, शीघ्र अनुपात, पूंजी अनुपात, इनमें से कोई नहीं। लिक्विड रेशियो इज ऑल्सो नोन एज करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैपिटल रेशियो, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा शीघ्र अनुपात, क्विक रेशियो। 46 आजीवन सदस्यता शुल्क दिखाया जाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता में, स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में, आय व्यय खाते में, ए और बी दोनों। लाइफ मेंबरशिप फी आर रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बोथ ए एंड बी। इसका आंसर होगा स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फी एक कैपिटल रिसिप्ट है और कैपिटल रिसिप्ट को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। 47 आय का व्यय पर आधिक्य कहलाता है, हानि या कमी, लाभ, आधिक्य, रोकड़ से। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड लॉस या डिफिसिट, प्रॉफिट, सरप्लस, कैश बैलेंस। इसका आंसर होगा सरप्लस। अगर क्वेश्चन में एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम दिया रहता तो आंसर डिफिशियंसी मतलब डिफिसिट होता। 48 वसूली खाता के लाभ हानि को साझेदारों में बांटा जाता है, बराबर अनुपात में, पूंजी अनुपात में, लाभ हानि अनुपात में, इनमें से कोई नहीं। द प्रॉफिट और लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज शेयर्ड बाई पार्टनर्स इन इक्वल प्रॉफिट रेशियो, कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा लाभ हानि अनुपात में, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। 49 पूर्ण मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य है, लाभ, हानि, प्राप्ति, व्यय। एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रॉफिट, लॉस, गेन, एक्सपेंडिचर। इसका आंसर होगा लाभ, प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड दिया रहता तो आंसर लॉस होता। क्वेश्चन 50 प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, स्थिति विवरण, रोकड़ विवरण, लाभ हानि विवरण, इनमें से कोई नहीं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, कैश स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा रोकड़ विवरण, कैश स्टेटमेंट। कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में कैश और बैंक के रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स वाले ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। 1 निम्न में से कौन सा मद रोकड़ तुल्य नहीं माना जाता है, बैंक अधिविकर्ष, व्यापारिक प्रपत्र, ट्रेजरी बिल, विनियोग। Which of the following items is not considered as cash equivalent? बैंक ओवरड्राफ्ट, कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, इन्वेस्टमेंट। इसका आंसर होगा इन्वेस्टमेंट। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैसेट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको करंट इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कहते हैं, कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, ये सब कैश इक्विवेलेंट वाले आइटम्स हैं, क्योंकि इन सब को जब चाहे तब कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट जिसमें कुछ नहीं बताया गया कि ये करंट है कि नन करंट है, तो इसको नन करंट माना जाएगा, मतलब लॉन्ग टर्म माना जाएगा, और ये कैश इक्विवेलेंट आइटम नहीं होगा क्योंकि इनको 1 साल के बाद ही कैश में कन्वर्ट किया जाने वाला माना जाएगा।
52 प्लांट एवं मशीनरी के क्रय के प्रतिफल में अंशों का निर्गमन है। रोकड़ का अंतर्वाह, रोकड़ का बहिर्वाह, न अंतर्वाह न बहिर्वाह, इनमें से कोई नहीं। इशू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिजल्ट इनटू इनफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश, नाइदर इनफ्लो नॉर आउटफ्लो, नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा सी, क्योंकि जब मशीन खरीदने के बदले में शेयर इशू किया जाता है तो न तो कैश या कैश इक्विवेलेंट रिसीव होता है, ना ही कैश और कैश इक्विवेलेंट पे किया जाता है। यहाँ पर मशीन के लिया गया और बदले में शेयर दिया गया, ना तो पैसा मिला ना ही पैसा पे किए। 53 सम विच्छेद बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहां कुल लागत कुल बिक्री से अधिक हो, कुल लागत कुल बिक्री से कम हो, कुल लागत कुल बिक्री से आधी हो, कुल लागत कुल बिक्री के बराबर हो। ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू दैट पॉइंट वेयर टोटल कॉस्ट आर मोर देन टोटल सेल्स, total cost are less than total sales, total cost are half of the total sales, total cost are equal to the total sales। इसका आंसर डी होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर न तो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, और जब टोटल कॉस्ट टोटल सेल मतलब टोटल रेवेन्यू के बराबर होगा, मतलब जितना खर्च हुआ उतना ही सेल करने से इनकम हुआ, मतलब न तो लॉस हुआ ना ही प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर आंसर डी होगा। 54 यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्योंकि यह क्वेश्चन 42 में भी था। ऐसे हम लोग को पता होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस, एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट और लॉस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, और बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ स्पेसिफिक डेट शो करता है। 55 12% पूर्वाधिकार अंश में 12% है। ब्याज की दर, लाभांश की दर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 12% in 12% preference share is rate of interest, rate of dividend, both A and B, none of these। इसका आंसर होगा लाभांश की दर, रेट ऑफ डिविडेंड। हम लोग को पता होना चाहिए कि एक पब्लिक कंपनी द्वारा पब्लिक से कैपिटल के रूप में पैसा लेने के बदले में कंपनी द्वारा पब्लिक को प्रूफ के रूप में जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है उसको शेयर, और लोन के रूप में पैसा लेने पर कंपनी द्वारा पब्लिक को प्रूफ के रूप में जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है उसको डिवेंचर कहते हैं। शेयर लेने वाला पर्सन कंपनी का ओनर कहलाता है क्योंकि वो कंपनी में कैपिटल लगाया, और डिवेंचर लेने वाला पर्सन कंपनी का क्रेडिटर कहलाता है क्योंकि वो कंपनी में लोन दिया। कैपिटल के रूप में पैसा लगाने के बदले में कंपनी में जो प्रॉफिट होगा उसमें हिस्सा मिलेगा, जिसको डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड का हिंदी लाभांश हुआ, मतलब लाभ का अंश, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। और लोन के रूप में पैसा देने पर इंटरेस्ट मिलेगा। शेयर दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर में कितना परसेंट डिविडेंड मिलेगा, लाभ में हिस्सा मिलेगा, ये तय नहीं रहता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में कितना परसेंट डिविडेंड मिलेगा ये पहले से ही तय रहता है। ये 12%, 10%, 8%, 15% कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो 12% है प्रेफरेंस शेयर के साथ में लगा हुआ, ये क्या है, तो डिविडेंड का रेट है। इससे ये पता चल रहा है कि इस वाले प्रेफरेंस शेयर पर 12% डिविडेंड मिलेगा। ऐसे ही डिवेंचर पर भी इंटरेस्ट का रेट फिक्स रहता है पहले से ही, 15%, 10%, 8%, कुछ भी परसेंटेज फिक्स रहता है। इसी तरह अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि 12% इन 12% डिवेंचर इज, तो आंसर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता।
क्योंकि डिवेंचर के साथ जो रेट दिया रहता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और प्रेफरेंस शेयर के साथ जो रेट दिया रहता है वो रेट ऑफ डिविडेंड होता है। 56 आदत चंदे को दिखाया जाता है। संपत्ति भाग में, दायित्व भाग में, प्राप्ति भाग में इनमें से कोई नहीं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आर शोन इन एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, रिसिप्ट साइड, नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा संपत्ति भाग में एसेट साइड, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब्सक्रिप्शन इनकम होता है और जब कोई इनकम बकाया हो जाए तो वह एसेट्स हो जाता है। अगर क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिया रहता तो आंसर लायबिलिटी साइड होता, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब्सक्रिप्शन इनकम होता है और जब कोई इनकम एडवांस में मिल जाए तो वह लायबिलिटी हो जाता है। 57 ख्याति संपत्ति है। मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, चालू संपत्ति इनमें से कोई नहीं। गुडविल इज टांजिबल एसेट, इनटांजिबल एसेट, करेंट एसेट, नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा अमूर्त संपत्ति, इनटांजिबल एसेट। गुडविल को इनटांजिबल एसेट के साथ साथ फिक्स्ड एसेट और वैल्यूएबल एसेट भी कहा जाता है। इनटांजिबल एसेट ऐसे एसेट को कहा जाता है जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता है बल्कि सिर्फ फील किया जा सकता है, और गुडविल भी इसी तरह का एक एसेट है जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता है बल्कि सिर्फ फील किया जा सकता है कि यह 1 साल से ज़्यादा टाइम तक रहता है और इसका वैल्यू किया जाता है। गुडविल का एक वैल्यू होता है, उस वैल्यू पे गुडविल को खरीदा और बेचा भी जा सकता है। अगर ऑप्शन में इनटांजिबल एसेट, फिक्स्ड एसेट, वैल्यूएबल एसेट और ऑल ऑफ दीज दिया रहता तो आंसर ऑल ऑफ दीज करते। 58 आय तथा व्यय खाता सामान्यतः दिखाता है आधिक्य या घाटा, रोकड़ शेष, पूंजी कोष, शुद्ध लाभ या हानि। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट सरप्लस या डिफिसिट, कैश बैलेंस, कैपिटल फंड, नेट प्रॉफिट और लॉस। इसका आंसर होगा आधिक्य या घाटा, सरप्लस या डिफिसिट। अगर इस क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के जगह रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया रहता तो आंसर कैश बैलेंस होता, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से सरप्लस या डिफिसिट और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने से कैश एंड बैंक बैलेंस पता चलता है। 59 फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं वसूली व्यय, कानूनी व्यय, आयगत व्यय, इनमें से कोई नहीं। एक्सपेंसेज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म आर कॉल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसेज, लीगल एक्सपेंसेज, रिवेन्यू एक्सपेंसेज, नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा वसूली व्यय, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज। क्वेश्चन 60 कुल बिक्री 3 लाख रुपया, प्रारंभिक देनदार 25,000 रुपया, अंतिम देनदार 36,000 रुपया है तो नगद बिक्री होगी। टोटल एसेट ₹3 लाख, डेटर एट बिगनिंग ₹25,000 एंड क्लोजिंग डेटर ₹36,000। कैश सेल विल बी। इसका आंसर 2,89,000 रुपया होगा, क्योंकि क्रेडिट सेल कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग डेटर में से ओपनिंग डेटर को माइनस कर देंगे तो 11,000 आएगा, और कैश सेल कैलकुलेट करने के लिए टोटल सेल्स में से क्रेडिट सेल्स को माइनस कर देंगे तो 2,89,000 आएगा।